बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, ये कौन कौन से सेल से मिलकर बना है और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो मोस्टली कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। और इस इलास्टिन फाइबर्स की मौजूदगी की वजह से जो कार्टिलेज होते हैं वो मोर प्लास्टिक इन नेचर होते हैं, वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, वो ज़्यादातर लचकदार होता है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। और ये ख़ास तरह के सेल से मिलकर बनते हैं कि जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। और यही कॉन्ड्रोसाइट्स सेल के टिश्यू के अंदर और एनिमल बॉडी के अंदर एक ख़ास तरतीब के साथ मिलते हैं और इसके मिलने के नतीजे में एक टिश्यू बन पाता है कि जिसको कहा जाता है कार्टिलेज। और यही कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कंटेन्स बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और साथ साथ में इलास्टिन फाइबर्स भी मौजूद हैं। इट इज कम्पोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बने हैं, यानी कॉन्ड्रोसाइट एक खास तरह के सेल्स हैं जो कि एक खास तौर पर ये मिलते हैं एक दूसरे के साथ हमआहंग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन बना लेते हैं और इसी इंटरकनेक्शन के नतीजे में जो है ये कार्टिलेज की टिश्यू बना लेते हैं। इसके साथ इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये मच मोर फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू बोन्स, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियादी वजह यही है कि इसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स मौजूद हैं, कोलाजन फाइबर्स मौजूद हैं, यानी इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हैव इलास्टिन फाइबर्स। और ये इस इलास्टिन फाइबर्स की वजह से जो कार्टिलेज होते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, वो ज़्यादा प्लास्टिक इन नेचर होते हैं, वो ज़्यादा लचकदार होते हैं एज कम्पेयर टू बोन्स। There are no blood vessels to supply the chondrocytes with nutrients। यहाँ कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। अगर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है तो फिर उन तक खुराक की रसाई कैसे होगी? तो उन तक खुराक की रसाई वो डिफ्यूजन के जरिए से होगी। और वो डिफ्यूजन किस तरह होगी? जो कार्टिलेज यानी कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द साइड वाइज में जितने भी टिश्यू होंगे, जितने भी अदर कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, कि जहां पर चीजें ज्यादा होगी, जहां पर आयंस ज्यादा होंगे, जहां पर वाटर ज्यादा होगी, जहां पर खुराक ज्यादा होगी, तो उस जो इर्द गिर्द सेल्स हैं, इर्द गिर्द टिश्यू हैं, तो उनसे खुराक कॉन्ड्रोसाइट्स और कार्टिलेज टिश्यू की जानिब डिफ्यूजन के जरिए से खुराक की तरसील होगी और इस तरीके से ये नरिशमेंट करेंगे, इस तरीके से ये अपनी बढ़ोतरी करेंगे और इस तरीके से सेल्स की डिवीजन होगी और इस तरीके से ये बॉडी के अंदर अपना खास फंक्शन को परफॉर्म कर सकेंगे। अब ये डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है कि जिसमें खुराक, कि जिसमें आयंस, कि जिसमें मॉलिक्यूल्स, कि जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें अपनी ज़्यादातर कंसंट्रेटेड वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूवमेंट और हरकत करते हैं, लेकिन इस मूवमेंट और इस हरकत में कोई तवानाई का और कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होती, तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो जाती और इस तरह के प्रोसेस को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से जो कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द सेल्स होते हैं तो उनसे खुराक उसकी तरफ तरसील की जाती है कि जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस अकर फ्रॉम सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। और इस तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स और कार्टिलेज टिश्यू के इर्द गिर्द जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं, तो उनसे उन तक खुराक की तरसील होती है। इसके साथ ए वास्कुलर यानी जो कॉन्ड्रोसाइट्स और कार्टिलेज टिश्यू है ये ए वास्कुलर है। ए मींस विदाउट और वास्कुलर मींस जो जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद ना हो। इसके साथ ही ए न्यूरल होते हैं, यानी यहाँ पर कोई नर्व्स वो मौजूद नहीं होते। Due to lack of blood vessels, cartilage grows and repair more slowly than other tissue। जो कार्टिलेज होते हैं उसके इर्द
अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते, तो कार्टिलेज के अंदर जो हीलिंग आता है, जो जख्म आता है, तो उसके भरने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। उनकी वजह ये है कि जो जिन सेल्स तक खुराक की रसाई अच्छी हो, जिन सेल्स की नीड पूरी हो रहा हो, जिन सेल्स को जो सप्लाई है वो तेज हो, यानी खास प्रॉपर तरीके से कि जिनको तमाम चीज़ें मैसर हो, तो वो अपनी एनाबॉलिज्म का प्रोसेस अच्छा करा रहा होगा, वो अपनी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस अच्छा करा रहा होगा। तो अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो यहाँ पर तो ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ चीजें तो पहुंचेगी डिफ्यूजन के प्रोसेसेस के जरिए से, लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस तो इतना तेज तो नहीं है एज कम्पेयर टू ब्लड वेसल्स कि जो चीजों को आसानी के साथ तरसील कर रहा है। तो उसके अंदर फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो मुतासिर होंगे, इसके अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस मुतासिर होंगे, इसके अंदर एनाबॉलिक प्रोसेसेस मुतासिर होंगे। तो इसी वजह से जो जख्म होता है उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहा होता है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में उधर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनते हैं, सेल्स की रिपेयरिंग होती है, और इस रिपेयर होने के नतीजे में जख्म जो है वो बढ़ जाता है, वो उनकी हेलिंग होती है। तो यही वजह है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो फिर इसके अंदर वुंड हीलिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होगा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी टिश्यूज। कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स, ये एट द एंड ऑफ बोन्स मौजूद होते हैं जो कि रिड्यूस फ्रैक्शन, यानी एक दूसरे के साथ जब बोन्स जो है वो कनेक्शन बना लेते हैं तो जाहिरी बात है कि एनिमल्स मूवमेंट को शो करते हैं, तो इस मूवमेंट के नतीजे में बोन्स एक दूसरे के साथ रबलिंग करते हैं। तो इस रबलिंग के नतीजे में खराब भी हो सकते हैं, लेकिन इस खराबी से बचाने के लिए कार्टिलेज वहां पर मौजूद होते हैं जो कि फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर वाइल यूजिंग द जॉइंट्स, के एक दूसरे के साथ रब जाने के अमल को कम करे और जो फ्रैक्शन है उसको भी कम करे। जिसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये बोन्स हैं, ये भी एक बोन है जो एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होते हैं, और यही कार्टिलेज एक खास तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। और इसके जो रेड कलर से मैंने शो की यहाँ पर साइनोविल, इसको साइनोविल शीट कहा जाता है, जो कि साइनोविल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है, और इस तरीके से एक बोन वो दूसरे बोन के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के करेक्टर कौन कौन से होंगे, उनको हम पहचानेंगे कैसे। तो कुछ ऐसे करेक्टर हैं कि जिनकी मदद से हम कार्टिलेज को पहचान सकते हैं कि कार्टिलेज है और ये बोन नहीं है। सबसे पहले उसका करेक्टर है ए वास्कुलरिटी, यानी यहाँ पर वेसल्स नहीं होंगे, ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, और यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होगा, यानी न्यूट्रिएंट्स की और उन तक खुराक की तरसील वो डिफ्यूजन के थ्रू होगी। तो इस तरीके से हम इस करैक्टर की बुनियाद पर इसको हम पहचान सकेंगे कि ये कार्टिलेज है। दूसरी जो बात है, इसके अंदर लो रीजनरेटिव कैपेसिटी होगी कि जब यहाँ पर कोई जख्म आ जाएगा, कोई यहाँ पर हीलिंग हो जाएगी, तो उसका जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है, जो रीजनरेशन का प्रोसेस है, वो हीलिंग का प्रोसेस है, तो वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। और इन स्लो होने का नतीजा यही है, इट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये जो दो करैक्टर हैं कि एक ए वास्कुलरिटी है और दूसरा लो रीजनरेटिव कैपेसिटी है, तो इन दो करैक्टर को सामने रखते हुए हम उन बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान फर्क को कर सकेंगे। नाउ फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले उनका फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यानी सॉफ्ट टिश्यू कौन कौन से हैं, जैसे हमारे साथ है एक्सटर्नल ईयर है, नोज है, ये सॉफ्ट टिश्यू है। सॉफ्ट ऑर्गन्स है, ट्रीकिया है, लैरिंग्स है। तो इन तमाम सॉफ्ट टिश्यू को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ इट फैसिलिटेट स्मूथ जॉइंट मूवमेंट
एक स्मूथ जॉइंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। यानी दो जॉइंट्स एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो बीच में एक फ्लूइड सा मौजूद होता है। यानी फ्लूइड्स के मौजूदगी के नतीजे में वो ये स्मूथ मूवमेंट करता है और इस वजह से फ्रैक्शन भी रिड्यूस होता है। उनके रबिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है और इस तरीके से इट रिड्यूस फ्रैक्शन इन साइनोवियल जॉइंट्स। ये यहाँ पर जो है ये फ्रैक्शन को भी रिड्यूस करता है और इस तरीके से इट फैसिलिटेट्स स्मूथ जॉइंट मूवमेंट।